नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? आपके यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूकेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीए नेट और इसके साथ ही साथ आपका जीआईसी मेंस के लिए ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्रश्न है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री जी होते हैं। द्वीप विकास यानी आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो करेक्ट आंसर है 1982 है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ठीक है, तो आप जान रहे हो केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। दलाल स्ट्रीट शब्द का जो संदर्भ है वो वास्तव में शेयर बाजार में होता है और ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जिसको आप लोग कहते हैं यूटीआई का मूल उद्देश्य क्या है? तो यूटीआई का जो मूल उद्देश्य है यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना, उसके धन के निगमों में शेयर लगाना होता है। अगला प्रश्न है, रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट, आपका एनर्जी रिफॉर्म और सोशल स्ट्रक्चर पे बात की गई, प्राथमिकता दी गई। अगला प्रश्न है, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? तो वास्तव में ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला प्रश्न तो पूछा जाता है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण कमेटी किसके अंतर्गत आती है? तो मल्होत्रा समिति आती है और इसको 19 अप्रैल 2000 में गठित किया गया था। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? तो भारत में जो इक्विटी बाजार होता है वो सेबी के कंट्रोल में रखा जाता है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक एचडीएफसी बैंक की का पंजीकृत कार्यालय कहां? तो जो एचडीएफसी बैंक का पंजीकृत कार्यालय है वो मुंबई में है। रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अब देखिएगा। अगला प्रश्न है, H1B वीजा का संबंध किस देश से है? तो H1B वीजा जो होता है वो अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा भारतीय जाते हैं और वहां पे एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। तो ये वास्तव में H1B वीजा का ये लोग इंतजार करते हैं, तो जो अमेरिका जारी करता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? नेशनल इनकम ग्रोथ से है। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? तो वास्तव में अभिदत्त पूंजी पर कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। जो सब्सक्राइब उसकी कैपिटल होती है उस पर कंपनी के क्या होता है, पूंजी की जाती है। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? तो वास्तव में जो आपके पास टेलीफोन है यानी जो मोबाइल फोन आप प्रयोग करते हो, इससे सबसे ज्यादा सेवा कर के रूप में सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि आपका जो मोबाइल फोन का आप प्रयोग करते हो, रिचार्ज कराते हो, इससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होती है। राष्ट्रीय चीनी संस्था किस शहर में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय चीनी संस्था आपके पास कानपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है, डो जोन्स क्या है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो आपका शेयर बाजार है उसे डो जोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शेयर सूचकांक होता है।
तो ये बार-बार एग्जाम में कई बार मैंने इसको देखा, पूछा गया है। अगला पॉइंट है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई? तो ग्रामीण विद्युतीकरण की निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। तो इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं जो 1975 में आपको खोले गए थे ताकि एग्रीकल्चर फाइनेंस को काफी अधिक फुलफिल कर सकें, कंप्लीट कर सकें, उनके जो स्पॉन्सर्ड बैंक थे, आपने देखा होगा जितने कमर्शियल बैंक थे वो इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्या करते थे, स्पॉन्सर करते थे। इसमें ये कहा गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को फिर से प्रवर्तक बैंक या स्पॉन्सर बैंक के साथ ही मिला दिया जाए। तो इस किस समिति ने इसकी संस्तुति की थी? तो वास्तव में 1989 में ए एम खुसरो समिति ने इस बात को कहा था कि वास्तव में जिस उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए थे वो अपने मकसद को पा नहीं रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्यों ना इनको पुनः उन्हीं के प्रवर्तक बैंकों में विलय कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल का कुआं है, उसका नाम मंगला है। ठीक है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। अगला पॉइंट है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बी.एस. मिन्हास हैं। इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना चाहिए। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जब कोई हम जैसे एक एग्रीमेंट करते हैं किसी मतलब दो देशों के मध्य, दो फर्मों के मध्य, तो उसे एमओयू कहा जाता है। ठीक है, बंध पत्र कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि जब दो पक्षों के बीच लिखित समझौता किया जाता है तो उसे बंध पक्ष या एमओयू की संज्ञा दी जाती है। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप करके पूरा किया जाए, जैसे आपके इकोनॉमी में आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर का मान ज्यादा रखते हो और रेवेन्यू का मान कम रखते हो, तो ये आपका ये एक्सपेंडिचर कहां से करोगे? तो इसके लिए आप नोट छापोगे, और जब नोट छापोगे तो इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रास्फीति फैल जाएगी। तो ये पॉइंट जब अर्थव्यवस्था में घाटे को पूरा करने के लिए करेंसी या नोट छाप दी जाती है तो उससे इन्फ्लेशन की जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, तो ये जो आपका पास प्रतिकूल हो जाए, देखो अनुकूल का मतलब होता है आपके एक क्या होता है, विदेशी मुद्रा आ ज्यादा रही है, जा कम रही है, लेकिन प्रतिकूल का मतलब होता है आपको विदेशी भुगतान अधिक करना है, विदेशी आपके पास भुगतान अधिक है और पेमेंट कम है। तो इस स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा से निर्यात से अधिक हो जाता है, जब आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट का मान ज्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, यानी विदेशी मुद्रा का भुगतान आपको ज्यादा करना पड़ता है और आपकी इकोनॉमी में उतनी विदेशी मुद्रा नहीं होती, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिकूल भुगतान संतुलन। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो जो हमारे देश में जो क्या कहते हैं सर्वाधिक धन है वो उत्पाद शुल्क लगा करके सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो यह पॉइंट नोट रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो योजना आयोग जो है वो वास्तव में गैर संवैधानिक एक सलाहकारी संस्था है और जो 1950 में गठित हुई और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये प्लानिंग बनाते हैं और इसके बाद 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको आप लोग कहते हो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आई, उस पे प्लान्स को जाते हैं, भेजा जाता है और वो इसको अप्रूव करती है या रिटर्न कर देती है। तो इस प्रकार ये एक एडवाइजरी आपके पास संस्था होती है, इंस्टीट्यूट होता है जो सजेशंस देता है क्या करना है, लेकिन ये सजेशंस कभी भी बाध्यकारी नहीं होते। ठीक है, भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा एसडीआर को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, विदेशी विनिमय कोष यानी जो आपके पास फॉरेन में एक्सपोर्ट किए हो, चाहे आप मशीन किए हो, चाहे जो, उसके बदले में जो विदेशी मुद्रा आपको विदेश से मिलती है, सोना मिलता है या जो एसडीआर मिलते हैं, इन सब को हम विदेशी विनिमय कोष के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। एशिया का वो प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो एशिया का प्रथम व्यक्ति
प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन हैं, यानी एके सेन हैं, जो सबसे पहले एशिया का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला पॉइंट है, संक्षिप्त रूप में नाबार्ड का क्या तात्पर्य है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी और वास्तव में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए इसे लाया गया था। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? बार बार इकोनॉमी में पूछा जाता है। आपका उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मैं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण क्या क्या आधार है? जो आपने देखा होगा, डियरनेस अलाउंस भारत में किस आधार पर निर्धारित होता है? तो उपरोक्त मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में, जैसे मूल्य सूचकांक बताता है कि हमारे यहाँ ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो उसके आधार पर डीए का मान भी बढ़ा दिया जाता है। यूटीआई का औपचारिक विभाजन कब किया गया? तो 1 फरवरी 2003 को यूटीआई का औपचारिक विभाजन कर दिया गया था। यह पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है एंड नोटेबल भी है। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? ठीक है, तो मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? एसडीआर, अंतरराष्ट्रीय तरलता की समाप्ति करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1969 में एसडीआर को जारी किया था, ताकि ये एक प्रकार की कागजी मुद्रा, इसे कहते हैं, पेपर गोल्ड कहा जाता है, लेकिन गोल्ड की नहीं बनी होती है, आप मत सोचिएगा। ठीक है, कहा जाता है पेपर गोल्ड, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भुगतान की समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए इसे लाया गया था। ये किसी देश के अंदर नहीं चलती, बल्कि दो देशों के मध्य भुगतान के लिए एसडीआर का प्रयोग किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार नाम से। अगला पॉइंट है, प्रतिदिन भारतीय रुपए की विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? तो फॉरेन करेंसी की डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये डिटरमाइन करता है आपका एक्सचेंज रेट। मुद्रा गुणक क्या होता है? कुल धन और आधारभूत धन के बीच के अनुपात को मुद्रा गुणक के नाम से जाना जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर कितने करने का लक्ष्य है? तो 75% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था वहां पर। भारत के बाहर अपनी शाख स्थापित करने वाला पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन सा था? तो एसपी जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट था, जो विदेशों में भी अपनी ब्रांच को स्थापित किया था। अगला पॉइंट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति संभव हुई? तो थर्ड 5 ईयर प्लान जब आपका लागू किया गया तो 1966-7 में आपने देखा होगा कि हरित क्रांति आई थी, ताकि भारत में जो भुखमरी जैसी समस्या थी इसको सॉल्व किया जा सके। चुंगी एक कर है, आपने देखा होगा चुंगी क्या होता है? लोकल लेवल पे लगाया जाता है, स्थानीय लेवल पे आप मेला में देखोगे, सब्जी के बाजार में देखोगे, चुंगी काट लेते हैं। ठीक है, चुंगी एक लोकल या स्थानीय कर कहा जाता है। ये अधिकतर न्याय नगर पालिका या स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या शहरों में आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े मेले होते हैं तो उसमें जो दुकानें लगती हैं उनके ऊपर टैक्स जो लगाया जाता है वो चुंगी होता है। ये एक प्रकार का टैक्स होता है, लेकिन इसको डिटर्मिनेशन निर्धारित कौन करता है? वहीं की संस्था, जो स्थानीय संस्था होती है, जैसे नगर पालिका में नगर पालिका कर देगी, स्थानीय में ग्राम पंचायत कर देगी, या जो मेला ऑर्गेनाइज कमेटी होती है वो कर देती, जो मेला हो लगते हैं तो निर्धारण करती है, और जैसे वो कार्य समाप्त हो जाता है चुंगी भी वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो एक प्रकार का टेम्परेरी कर होता है, चुंगी जो होता है एक प्रकार का टेम्परेरी कर होता है। ये समय और परिस्थिति के अनुसार लगाया जाता है, बाद में रिमूव कर लिया जाता है, और स्थायी निकाय को इससे आय प्राप्त होती है। आय कहीं जाती नहीं है, बल्कि इनके जो खर्च होते हैं, एक्सपेंडिचर, उसको इससे फुलफिल किए जाते हैं। तो चुंगी एक कर है जो स्थानीय निकाय द्वारा लगाए जाते हैं और अल्पकाल के लिए लगाए जाते हैं और बाद में वो हट जाते हैं। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, जितने भी आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम को जोड़ दो। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल, चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? ठीक है, तो आपके पास फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या करती है? बफर स्टॉक बनाती है, गेहूं का, चावल का, चीनी का, और पीडीएस राशन की दुकानों के माध्यम से एफसीआई क्या करती? गरीबों में इसका वितरण करने में हेल्प करती है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है एंड नोटेबल भी है।
भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए यदि रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है, ठीक है। तो सरकार को ऋण दे देगी तो उससे क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में लोगों के पास ज्यादा करेंसी आ जाएगी, तो इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है, हायरार्ड डोमर मॉडलों में अति उत्पादन वो स्थिति है जहां पर सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो अति उत्पादन में जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया, जैसे 100 यूनिट का एक्सपेक्टेशन किया और हो जा रहा है 120, तो ये अति उत्पादन का स्थिति है हायरार्ड डोमर मॉडल के अनुरूप। अगला पॉइंट है, शेयर बाजार में परिपथ नियोजन सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर है, शीघ्र लेन देन को सरल बना करके शेयर बाजार में परिपथ नियोजन या व्यापार को प्रभावित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका, विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का 4% भाग उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। आपने जानते हो कॉफी कर्नाटक में बहुत ज्यादा उत्पादन होती है। भारत का 6वां स्थान है कॉफी के कुल उत्पादन में 56.5% उत्पादन के साथ। किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा कॉफी का जो उत्पादन होता है, ठीक है, वो कर्नाटका में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, जिसको वीआरएस कहते हैं, यानी आपको स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कि आपने अपने स्वेच्छा से अपने नौकरी से निवृत्त कर लिया, इस योजना को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोल्ड हैंड शेक स्कीम कहा जाता है। जब कोई एम्प्लॉय कहता है, स्वेच्छा से कह देते हैं, जैसे मान लो वो 50 साल का है और वो क्या करता है, 60 साल में रिटायरमेंट है, लेकिन 50 साल में अपनी स्वेच्छा से कहता है कि अब मैं जॉब नहीं करना चाहता हूं, तो इसे हम लोग वीआरएस कहते हैं, वॉलंटरी आपके पास, ठीक है। और उसके बाद इस स्कीम को कहा जाता है गोल्ड हैंड शेक स्कीम, ठीक है। ये पॉइंट, यानी गोल्ड हैंड यानी सोने के हाथ से आपको हाथ मिलाना, ये एक प्रकार का स्कीम है। आजकल मुद्रा की परिवर्तनशीलता का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से विभिन्न विदेशी मुद्रा में तथा प्रमुख विदेशी मुद्रा में रूप में स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित की गई, ठीक है। तो चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता 19 अगस्त 1994 से चालू की गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अभी भी पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है, केवल चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को रखा गया है। साख नियंत्रण से अभिप्राय, देश में क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो साख नियंत्रण और वृद्धि का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के जरिए करती है। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जा सकती जब वो क्रेता से कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं काउंटर ट्रेड नीति, ठीक है। काउंटर ट्रेड नीति के अंतर्गत व्यापार जिसके अंतर्गत विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जा सकती है जब क्रेता से कोई वस्तु खरीदने को तैयार हो। तो ये कहते हैं कि आप पहले हमसे खरीदो तो हम आपका खरीद लेंगे, मतलब हमारा वाला वस्तु पहले विक्रेता कहता है कि हमारी वस्तु बेचवा दो कहीं, तो फिर हम आपकी वस्तु खरीद लेंगे। तो इस प्रकार का जब एग्रीमेंट होता है जिसे काउंटर ट्रेड की नीति कही जाती है। इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था, कब आरंभ किया गया था, तो मई 1985 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया था, ठीक है। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य का अन्वेषण का पारंपरिक अर्थ क्या है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देख लो, अगर जीडीपी ग्रोथ अगर डिक्लाइन करती है तो हम कह देंगे कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्र का विकास नहीं हो रहा, लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो हम कहेंगे राष्ट्र का विकास हो रहा है। ये पॉइंट आपका नोटेबल हो जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर 3.4% प्रतिवर्ष रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्णा ने क्या नाम दिया, तो 30 वर्षों में जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर मात्र 3.4% रही, इसको राजकृष्णा ने हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया था। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पॉइंट को, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं रखूंगा।
अगला पॉइंट है एसबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जाता है? तो आरबीआई द्वारा जो सीआरआर है वो 3% से लेकर के 15% के बीच मूव कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। आयोजन काल के आरंभ में 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो आयोजन के आरंभ काल में 1951 में भारत में साक्षरता दर 18.3% रही। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना जिन्होंने प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती, और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई थी 2100 कैलोरी। तो यह क्या होता, योजना आयोग द्वारा जब विशेषज्ञ थे तो उन्होंने ग्रामीण गरीबी के लिए आपका 2400 कैलोरी का मेजरमेंट रखा था, और शहरी गरीबों के लिए इन्होंने कहा था कि वो 2100 कैलोरी अगर नहीं उपभोग करते हैं तो उन्हें गरीबी के अंतर्गत रखा गया था। इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2026 में इसे कितना आंकलित किया है? 930। यानी जो आपका स्त्री पुरुष अनुपात है वो और गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जेंडर अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो होता है वो निवेश के स्तर का संकेतक माना जाता है। तो ये निवेश जो होता है ये पूंजी निर्माण की दर होती है, तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण इसी से डिटर्मिनेशन किया जाता है। अगला पॉइंट है कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? तो कुल श्रम शक्ति का लगभग 7% ही, आज बहुत कम है, केवल संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, और आज भी 93% आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। ये थोड़ा सा एक भारत का दुर्भाग्य है कि केवल 7% ही संगठित क्षेत्र में है, बाकी 93% असंगठित क्षेत्र में आज भी काम कर रहे हैं। इन पे वर्क करने की हमको जरूरत है। खाद्य, खाद्यान्न, चीनी, तेल, मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। आपने देखा होगा आपके गांव में एक राशन की दुकान होगी, और राशन की दुकान में इस समय कोविड काल में खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल, रिफाइन जो कह रहे हो ना अपना, रिफाइन है, दालें हैं, चने हैं, मिट्टी का तेल है, जैसे आवश्यक क्या होते हैं आपको आवश्यक पदार्थ फ्री में इस समय मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रणाली है, इस माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। विश्व की सबसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? तो यही भारत की सबसे बड़ी, विश्व की भारत की है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके माध्यम से गरीबों को में जो गरीबों के पॉवर्टी है उस पर अटैक किया जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई, ताकि विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को हम लोग बढ़ा सके। अगला पॉइंट है 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के 16.66 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के 8.843 करोड़, ठीक है, थी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे आप लोग फेमा कहते हो, विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इससे संबंधित किस अधिनियम में स्थान ले लिया? तो इससे संबंधित फेरा अधिनियम में स्थान ले लिया। पहले आपका था फेरा, और फेरा के बाद इसको बना दिया गया फेमा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पहले रेगुलेशन एक्ट था, फिर अब ये मैनेजमेंट एक्ट के नाम से काम करने लगा, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा। यानी इसमें एक प्रकार का संस्थागत सुधार किया गया। अगला पॉइंट है किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है। तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है किसी वस्तु के मूल्य में यदि परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु के पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर को हम लोच कहते हैं। ठीक है, तो रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस आफ्टर चेंज इन सप्लाई, द रेशियो बिटवीन इट कॉल्ड
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ये कह सकते हैं चेंज इन प्राइस डब्ल्यू डेल्टा पी अपॉन पी, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी आपकी मात्रा में परिवर्तन। तो ये आपका हो जाता है कि पहले मूल्य में परिवर्तन, उसके बाद परिणाम स्वरूप मात्रा में परिवर्तन, इसका अनुपात है। तो इसका फार्मूला हो जाता है ई एस इक्वल टू आपके पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहां पर क्यू पूर्ति की मात्रा है और यहां पर पी प्राइस है आपका। ठीक है, पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, कॉर्पोरेशन एट द क्रॉस रोड एट ट्रेड सिक्योरिटी इन एन अनइक्वल वर्ल्ड शीर्षक से जारी की गई रिपोर्ट में 177 देशों के मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत की रैंकिंग 127वीं बताई गई है। इसका आकलन किन सूचकांकों के आधार पर किया जाता था? आप जानिए कि एचडीआई जो सूचकांक होता है, जिसे 19 महबूबुल हक ने 1990 में बनाया था, इसके अंतर्गत 3 इंडिकेटर है। पहला आपका जीवन प्रत्याशा, दूसरा आपका साक्षरता और तीसरा आपका प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 इंडिकेटर की हेल्प से एचडीआई बनाया जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको भी रखूंगा। अगला पॉइंट है आपका, नहीं, अब हम लोग यहीं तक आज प्रश्न करते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अगले प्रश्न के उत्तर। तो सो मच थैंक यू।